ट्रक्का वाला फैमिली के बिजनेस में ही कुछ लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी एक मुकदमा में इनकी आपस में रंजिश और लड़ाई शुरू हुई। ग्रुप के अंदर ही कुछ लोग आपस में बाहमी तसादुम का शिकार हुए और वहां से फिर ये दुश्मनियां आगे बढ़ती गईं। अमीर बालाज के वालिद आरिफ अमीर, जो कि टीपू ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर थे, उनके कत्ल के बाद ये सब बहन भाई पाकिस्तान वापस आए। उससे पहले ये दुबई में जेर तालीम थे और उसके बाद अमीर बालाज को अपने वालिद की, मकतूल वालिद की गद्दी पे बैठना पड़ा, उनका डेरा चलाना पड़ा। नहीं है कि एक शख्स जिसका बैकग्राउंड जुर्म की दुनिया से, सियासत से बिल्कुल नहीं था, उसे अपने ख़ानदान के हालात की वजह से बिल्कुल यकसर तब्दील होना पड़ा। तो तकरीबन 35 से जायद लोग इन सारे मामलात में दोनों तरफ से कत्ल हुए और मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान भी साथ साथ करते हैं। तो इनको उर्फ़े आम में तीफी बट कहा जाता है। तो ये ख्वाजा तारीफ गुलशन, ये जो दूसरा ग्रुप है जो टिप्पू ट्रक्का वाला के खिलाफ है, उससे इनका ताल्लुक है। तो जिस तरह इस साइड से अमीर बालाज का नाम आता है या आता था, इसी तरह दूसरे ग्रुप से ख्वाजा तारीफ गुलशन का नाम आता था कि वो उस ग्रुप को लीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। माजिद निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से रिपोर्ट करते हैं मोस्टली। निज़ामी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जमाल साहब, बहुत शुक्रिया। आज भाई, बीबीसी का आर्टिकल मैंने आपका पढ़ा सारा कुछ, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट हो चुकी है। टीपू ट्रक्का वाला अमीर बालाज, बेसिकली ये क्या है, खानदान क्या है, टीपू ट्रक्का वाला क्या है, अमीर बालाज उनका बेटा, स्टोरी बेसिकली है क्या, कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, ये कहानी तह दर ते और परत दर्द परत लाहौर में लिखी गई। इस कहानी में जुर्म भी है, खून भी है, दुश्मनी भी है, और ये एक बड़ी अफसोसनाक, खौफनाक और दर्दनाक कहानी है। इसकी बुनियादें भी कई नस्ल पहले से हैं। लाहौर की गैंग वॉर या दुश्मनदारियां इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि यहाँ पर खानदानी दुश्मनियों के कई ऐसे वाकयात हुए जिनके अंदर लोग मारे गए। दो दो खानदान कई कई नस्लों तक आपस में लड़ते रहे। तो ये उसी तरह की एक कहानी है कि जिसके अंदर मामूली नौइयत की चीज़ों से मामला शुरू हुआ, फिर उसमें कत्लो गारत शामिल हुई, फिर उसमें जराइम शामिल हुए, उसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल हुए। लोगों ने एक दूसरे की मुखबरियां की, एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे लोगों को मारा, लोगों को मरवाया। तो ये एक जराइम का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें बदल गईं। पिछले 20 साल में इनके अंदर खासा बदलाव आ चुका है और अब ये चीजें उस तरह से नहीं रही जिस तरह ये 90 की दहाई में थी। तो इस ट्रका वाला फैमिली के हवाले से भी बहुत सी चीजें गुज़िश्ता कई सालों में बदल चुकी हैं। और लाहौर में ओवरऑल 90s के अंदर जराइम के हवाले से खासी चीजें जेर बहस रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 20-25 साल में ये चीजें बेहतर हो चुकी हैं। अमीर बालाच पर बात करनी है जो उनका सारा हुआ। उससे पहले एक, अगर हम थोड़ा ब्रीफ जानने की कोशिश करें, ट्रक्का वाला बेसिकली किस मामले से ये ट्रक्का वाला आया इस सारी फील्ड में, और फिर किन खानदानों के साथ दुश्मनी हुई, कौन यार था, कौन सज्जन था, कौन से इदारे वाले साथ थे, क्या मामला था? जी, ये ट्रका वाला फैमिली बुनियादी तौर पे एक कश्मीरी फैमिली है, जिसके बहुत से लोग पहलवानी से मुंसलिक थे और इसके साथ साथ ये अपना बिजनेस भी करते थे जिसका ताल्लुक गुड्स ट्रांसपोर्ट से था। और लाहौर की कई कारोबारी अशिया जो दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में जाती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके ट्रक्स इस्तेमाल होते थे। तो इसलिए उनकी वजह से ये ट्रक्का वाला फैमिली मशहूर हुई। और उसके बाद इनके बिजनेस के साथ साथ, पहलवानी के अखाड़ों के साथ साथ, जब मामला जमीनों का आया, कारोबार का आया, लेन देन का आया, तो फिर इसका स्पेक्ट्रम वसी होता गया और फिर इस कहानी के अंदर कई दूसरे किरदार शामिल होते गए। और ये पहला जुर्म या पहले कौन सा जराइम था, कौन सी ऐसी चीज थी, दुश्मनी थी, जिससे अब गैंग वार के नाम से मशहूर हुआ ये ट्रक्का वाला? जी, ये ट्रक्का वाला फैमिली के बिजनेस में ही कुछ लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी एक मुकदमा में इनकी आपस में रंजिश और लड़ाई शुरू हुई, जिसमें इनका ये ख्याल था कि
उस ग्रुप के अंदर ही कुछ लोग आपस में बाहमी तसादुम का शिकार हुए, और वहां से फिर ये दुश्मनियां आगे बढ़ती गईं। मामला सिर्फ एक दुकान या एक झगड़े से शुरू हुआ, और उसके बाद इसके अंदर शिद्दत आती गई, खुरेजी आती गई, और दो ग्रुप बन गए। फिर उन दो ग्रुप्स ने अपनी अपनी हमायत के लिए हर तरह का काम किया। पुलिस से मदद ली, जराइम पेशा अफराद से मदद ली, सियासतदानों से मदद ली। सो इसके अंदर फिर एक दोनों साइड से एक कॉम्बिनेशन बनता गया। दुश्मनी खानदान से ही स्टार्ट हुई थी इनकी? जी, ये एक मुकदमा था जिसके अंदर ट्रक्का वाला फैमिली और उनके कुछ मुलाजमीन में इख्तलाफ हुआ था। मुलाजमीन का ये ख्याल था कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, और ट्रक्का वाला फैमिली ने अपना ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो वहां से ये मामला बढ़ा, और फिर वो लोग जराइम में मुलविस हुए, और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। और अब ये अमीर बालाज कौन है? कैसा है? किस नोयत का आदमी था? किस तरह का आदमी था? जी, अमीर बालाज के वालिद आरिफ अमीर, जो कि टीपू ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर थे, उनके कत्ल के बाद ये सब बहन भाई पाकिस्तान वापस आए। उससे पहले ये दुबई में जेर तालीम थे, और उसके बाद अमीर बालाज को अपने वालिद की, मकतूल वालिद की गद्दी पे बैठना पड़ा, उनका डेरा चलाना पड़ा, उनके खानदानी बिजनेस को लेके चलना पड़ा। तो इस तरह से वो दुश्मनियां भी उससे विरासत में मिली। उसकी पर्सनैलिटी, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। ये एक प्रॉपर एक केस स्टडी है जिसको आप देख सकते हैं। कानून का, जुर्म का मुतालिया करने वाले लोगों के लिए ये खासी दिलचस्प कहानी है कि एक शख्स जिसका बैकग्राउंड जुर्म की दुनिया से, सियासत से बिल्कुल नहीं था, उसे अपने खानदान के हालात की वजह से बिल्कुल यकसर तब्दील होना पड़ा। और उसके वो आरिफ अमीर के कत्ल के बाद फिर शाह आलम मार्केट में इन्होंने अपना कारोबार संभाला, डेरा संभाला, और इस तरह से ये सारी दुश्मनियां इन्हें विरासत में मिली। ईमानदारी भी साथ साथ आगे बढ़ाई? दुश्मनदारी में ये बात दुरुस्त है कि दोनों साइड से मुख्तलिफ नौइयत के इकदामात किए गए। लेकिन अमीर बालाज के दौर में दुश्मनदारी में वो शिद्दत नहीं रही, क्योंकि अमीर बालाज की ये जाती कोशिश रही कि वो इन सारी दुश्मनी को कम करे। और इस हवाले से लाहौर के अंदर दो तीन बड़ी मशहूर ऐसी सुलह के वाकयात भी हुए, जिसमें साबिक एमएनए सुहेल शौकत भट्ट हैं, उनकी फैमिली है, इसी तरह एक दो और फैमिलीज हैं जिनकी आपस में सुलह हुई। तो इससे ये लग रहा था कि शायद लाहौर में अब वो हालात नहीं हैं जो 90 की दहाई में थे। लेकिन चूंकि दुश्मनदार ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं, और एक दूसरे के लिए उनकी प्रेजेंस खतरा भी होती है, और एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल का भी सामना होता है। सो इसलिए ये सारी चीजें 100% खत्म नहीं हो सकी। अमीर बालाज ने अपने बाप की मौत का बदला लिया था, कत्ल का बदला लिया था? देखिए, ये जो मामलात हैं इनको ऑफिशियली तो कोई ओन नहीं करता। हम्म। लेकिन अगर हम न्यूज स्टोरीज पे नजर रखें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे नजर रखें, हालातों वाकयात का बगौर मुतालिया करें, तो ये पता चलता है कि ट्रक्का वाला ग्रुप की जानिब से भी कुछ ऐसी एफर्ट्स हुई थी, कुछ अटेम्प्ट्स की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। हम्म। अब अभी अमीर बालाज का जो सारा मामला है, इसमें इदारों का, पुलिस का खासकर क्या रोल था? देखिए, इस एक केस से बालातर होकर अगर हम लाहौर के जुर्म की दुनिया की बात करें या खानदानी दुश्मनियों की बात करें, तो डेफिनेटली पुलिस को एक रोल प्ले करना चाहिए। और वो रोल ये हो सकता है कि वो सुलह सफाई की तरफ जाएं, पंचायत कल्चर के साथ। लाहौर में कुछ पुलिस अफसरान ने इन मामलात को हल भी किया है। लेकिन चूंकि इन चीजों की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, तो लाहौर पुलिस के अंदर भी मुबैना तौर पर दो ग्रुप्स बन गए थे। कुछ ऑफिसर्स एक ग्रुप को सपोर्ट करते थे, कुछ ऑफिसर्स दूसरे को करते थे। सो पुलिस की जानिब से जो बेहतरीन या मायारी कार्रवाई करनी चाहिए थी, या जिस कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। पुलिस ने इश्तियाल भी दिलवाया किसी भी ग्रुप को? नहीं, पुलिस ने बिल्कुल इश्तियाल नहीं दिलवाया। दोनों ग्रुप्स में से जहां पे भी जो वाकयात होते थे, बहरहाल उसका फायदा पुलिस को ही होता था, क्योंकि वो काम पुलिस को खुद नहीं करना पड़ता था। अगर किसी इश्तिहारी का कत्ल हुआ है, किसी मतलूब शख्स को मारा गया है, तो ये काम तो पुलिस का था।
लेकिन वो चूंकि ग्रुप्स आपस में ये करते थे तो उससे पुलिस का फायदा होता था। अमीर बलाच की तरफ से कितने हमले हुए, और उनके जो मुखालिफिन है यानी कि जो उनके मुलाजिम थे उनके वालिद साहब के, उनके कितने हुए इस तरह के मामला? इसमें तो एक वाकयात की कड़ी है, एक लंबा सिलसिला है, जिसके अंदर ये हिसाब नहीं रखा जा सकता कि किस फरीक ने कितने हमले किए। दोनों तरफ से लोग कत्ल हुए। एक जमाने में लाहौर में टॉप 10 इश्तिहारी होते थे, वो दोनों ग्रुप्स के लिए काम करते थे, वो कत्ल हुए। कई तालिब इल्म रहनुमा इन सारी चीजों में इस्तेमाल हुए। सो ये एक कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता या टेबुलाइट नहीं किया जा सकता कि इस तरफ से 10 कार्रवाइयां हैं तो इस तरफ से 10 कार्रवाइयां हैं। लेकिन जब इसको हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन 35 से जायद लोग इन सारे मामलात में दोनों तरफ से कत्ल हुए। अब अमीर बलाज के कत्ल की वजह क्या बनी? ज़ाहिर है जिस तरह आपने भी बताया, कुछ हमने भी सुना कि वो दुश्मनदार वाला बंदा नहीं था, दुश्मनदारियां नहीं रखना चाहता था, सुलह की तरफ ज्यादा था। उसको कत्ल क्यों किया गया? बुनियादी तौर पर दोनों ग्रुप्स का असर रसूख अंदरून लाहौर में है, सर्कुलर रोड पे है। दोनों ग्रुप्स कारोबारी हैं, कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए सर्कुलर रोड के जो कारोबारी मामलात हैं, जमीनों के मसाइल हैं, दुकानों के मसाइल हैं, किराया है, कब्जे हैं, जाली या असली रजिस्ट्रियां हैं, ये सारे वो मौजूआत हैं जिनके ऊपर दोनों के अंदर कहीं ना कहीं मुठभीड़ होती रहती थी, कहीं ना कहीं इख्तलाफ आता था। तो इसलिए इस चीज को उस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि दोनों का इन्फ्लुएंस एक ही इलाके में था। तो जब दो ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस एक इलाके में होता है तो वहां पर डेफिनेटली लड़ाई बढ़ती है। आपका आर्टिकल में पढ़ रहा था, तैफी बट का जिक्र था उसमें। अब ये तैफी बट क्या किरदार है? ये इनका नाम है ख्वाजा तारीफ गुलशन, और इनका ताल्लुक गवाल मंडी से है। ये अकबरी मंडी और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, वहाँ के जो कारोबारी अफराद हैं या वहाँ की जो बिजनेस यूनियन है, ये उसकी सरबराही करते हैं और मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान भी साथ साथ करते हैं। तो इनको उर्फ आम में तीफी बट कहा जाता है। सो ये ख्वाजा तारीफ गुलशन, ये जो दूसरा ग्रुप है जो टिप्पू ट्रकावाला के खिलाफ है, उससे इनका ताल्लुक है। और उसमें जो बड़े नाम हैं उनमें इनका शुमार होता है। सो जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि चूंकि वो एरिया एक है, एक ही रोड है, एक ही इलाका है, और यहीं पे पिछले 30 साल से इनकी आपस में दुश्मनियां चल रही हैं। तो जिस तरह इस साइड से अमीर बालाज का नाम आता है या आता था, इसी तरह दूसरे ग्रुप से ख्वाजा तारीफ गुलशन का नाम आता था कि वो उस ग्रुप को लीड करते अमीर बलाज अब कत्ल हो चुका। मज साहब, क्या अपडेट है इसके हवाले से? तैफी बट, तीफी बट का नाम आ रहा था, दीगर और लोगों के नाम आ रहे थे। कोई एहसन शाह, एक नई गिरफ्तारी हुई है गुज़िश्ता रात आई गेस। हैं। जी, इस हवाले से अभी पुलिस जराए ने ऑफिशियली तो कोई बयान नहीं दिए। लेकिन चूंकि मकतूल के खानदान की जानिब से, उनके दोस्तों की जानिब से ख्वाजा तारीफ गुलशन और ख्वाजा अकील, जिन्हें गोगी भट्ट के नाम से जाना जाता है, उनको जिम्मेदार ठहराया गया। एफआईआर में उनका नाम है। फिर इसी तरह जराए से जो खबरें आ रही हैं जिनकी अभी तस्दीक होना बाकी है, उनसे ये पता चल रहा है कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस थे, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं ख्वाजा तारीफ गुलशन और ख्वाजा अकील से जा मिलता है। पहली गिरफ्तारी के बारे में ये कहा गया कि वो उनके जाती स्टाफ में से कोई शख्स था जिसने मुबैना तौर पर फायरिंग की। बिल्कुल इसी तरह उसकी सपोर्ट के लिए जो लोग आए हुए थे, उनका ताल्लुक भी उसी ग्रुप से बताया जा रहा है। तो ये इस तरह की दो तीन चीजें सामने आई हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अमीर बालाज के एक करीबी दोस्त के बारे में मुबैना तौर पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने किसी किस्म की सहूलतकारी की। लेकिन ये सारी चीजें अभी पुलिस की तरफ से ऑफिशियली सामने आना बाकी हैं, क्योंकि ये क्राइम वर्ल्ड में इस तरह की कहानियां डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं। इनके अंदर नई अपडेट्स आती हैं। कई दफा जिनको दुश्मन समझा जाता है वो नहीं होते, कई दफा जिनको दोस्त समझा जाता है पता चलता है कि वो दुश्मन निकले। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर पुलिस के ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करना ज्यादा जरूरी होता है। शाह का जो नाम आ रहा है, वो कत्ल करवाने के लिए आ रहा है या उसने सहूलतकारी की थी, इंफॉर्मेशन दी थी, मुखबरी की थी? जी, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चीजें जराए के हवाले से चल रही हैं, उसमें जो बात सामने आ रही है
वो ये है कि उसने लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स के हवाले से हो सकता है मुबैना तौर पे कोई मदद फराहम की है। लेकिन चूंकि ये कत्ल का केस है, खानदानी दुश्मनी का है, इसलिए मुकम्मल तहकीक से पहले हम किसी के बारे में इस तरह से पॉइंट आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि एक सेंसिटिव केस होता है जिसके अंदर सेंसिटिविटी, हसासियत बहुत ज्यादा है। सो इसलिए मैं इस चीज पे हमेशा एहतियात करता हूँ। और पुलिस की जानिब से जब तक ऑफिशियल वर्जन ना आ जाए, उस वक्त तक इन चीज़ों को मेरा ख्याल है जहर जेर बहस लाना खासा सेंसिटिव मामला होता है। लास्ट में ये बता दें, जिस शादी पर ये कत्ल हुआ, उस फैमिली का क्या किरदार था, और वो कोई रिश्तेदार थे, कोई दोस्त अहबाब थे? जी, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये पता चला है कि वो एक रिटायर्ड डीएसपी के बेटे की शादी थी, जो कि अमीर बालाज के दोस्त थे। उनके दूल्हा के जो भाई हैं, वो अमीर बालाज के दोस्त थे। और अभी इस हवाले से कोई ऑफिशियल मौकफ सामने नहीं आया कि उनका किरदार था या नहीं था, या वो महज उस ट्रैप में आ गए या वो लाइल्म थे। सो इस हवाले से अभी कुछ चीजें सामने नहीं आई। सो इसलिए पुलिस तहकीकात का इंतजार करना चाहिए। अब जराये से ही ये खबरें चल रही थी कि मखबरी करने के 50 लाख एडवांस ले लिया, 3 करोड़ में मामला तय हुआ था। ये किसके हवाले से चल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने जिस तरह कुछ नाम डिस्कस किए हैं, तो अब ये मामला ऐसा है कि जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है, वो अमीर बालाज के करीब तरीन लोगों में शुमार हुआ है। तो इसलिए इस तरह का इल्जाम जब तक सब्सटेंशिएट नहीं होता, जब तक उसे पुलिस की तरफ से ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता, तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम होता है जिसको सामने लाने के लिए किसी जिम्मेदारी की जरूरत होती है। तो चूंकि अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियली ये बात नहीं की गई, तो इसलिए जराए की बुनियाद पे जो बातें हो रही हैं, उनको मैं इतना क्रेडिबल नहीं मानता। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये एक कत्ल का मुकदमा है जो कि 3 दहाइयों से चल रहा है, सो इसके अंदर जब तक ऑफिशियल वर्जन नहीं आता, सो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा ध्यान से इसे देखना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।